सईद गनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जिससे हमारा सियासी ताल्लुक़, ज़ाती ताल्लुक़ कोई 20 साल से ज़्यादा का था, मुर्तज़ा बलोच साहब, वास्ता तो उनसे पहले था, लेकिन 2001 में जब वो यूसी के गडाप टाउन के नाज़िम बने और मैं उस वक्त यूसी का चेयरमैन बना, उस वक्त से लेकर आज तक उनसे एक अच्छी दोस्ती भी रही, ताल्लुक़ भी रहा। हमने इकट्ठे पार्टी के मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया। उनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ जो कोरोना में अपनी खिदमात देते हुए शहीद हो गए। हमारे दीगर जितने MPAs इससे मुतासिर हैं, उनकी फैमिलीज़ मुतासिर हैं, उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं और हमें और हमारे बच्चों को महफूज बनाने के लिए अपने और अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो सेहत है, उसको उन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथी, हमारे ऑफिसर्स जो इस मुश्किल वक्त में मुसलसल काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ भी शायद यहाँ किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बहुत सारे ऑफिसर्स को कोरोना हुआ है और उनकी फैमिलीज़ को भी हुआ है। और ये बहुत, मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक बात है। खुदा ना करे कि अगर ये तादाद इसी तरह बढ़े तो ये जो हम इस वक्त जिस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं, उसमें इजाफा भी हो सकता है। मैं मीडिया के दोस्तों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने इन तमाम मुश्किल हालात में बड़ी दिलेरी के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। जो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला होकर हमारे शहरी अपनी जान से गए हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करना चाहता हूँ। और PIA के बदकिस्मत तैयारे के हादसे में जो शहरी हमारे शहीद हो गए थे, मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ और उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जनाब, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत शुरू में ही, मैं समझता हूँ कि हमें एक गाइडलाइन दी और चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हीं की गाइडलाइंस पर चलते हुए जिस तरह प्रोविंस को लीड किया, जिस तरह दीगर सूबों को एक रास्ता दिखाया कि इस मुश्किल घड़ी में कोरोना के साथ अगर हमने चलना है तो किस तरह चलना है, हमने किस तरह इसका मुकाबला करना है और हमने किस तरह अपने डिसीजंस लेने हैं। बिलावल साहब ने बहुत पहले वज़ीर आज़म साहब को भी ऑफ़र की और उनके ख़िलाफ़ जब कुछ सवालात पूछे गए तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और ये कहा कि इस वक्त हमें एक साथ खड़े होना है। इमरान खान हमारे भी वज़ीर आज़म हैं, वो लीड करें और हम उनके साथ खड़े होंगे ताकि हम अपने शहरियों की ज़िंदगियों को बचा सकें, जानों को बचा सकें। मैं उलमाए कराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं कार्डिनल साहब का शुक्रगुजार हूँ, बिशप साहब का शुक्रगुजार हूँ, पंडित्स का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जब सिंध गवर्नमेंट ने उनसे रब्ता किया और उनसे गुजारिश की कि कोरोना की सूरत हाल की वजह से हमें आपकी मदद और ताउन की ज़रूरत है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया और जितने भी इक़दाम सिंध हुकूमत ने किए उनके ताउन के बग़ैर ये मुमकिन नहीं थे। मैं जनाब यहाँ पर हो सकता है 2-4 मिनट मेरे एक्स्ट्रा हो जाए, मुझे उसकी इजाज़त दीजिए क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी कुछ तफसील में शेयर करना चाहूँगा। सर, यहाँ ख्वाजा एजाज साहब चले गए, उन्होंने एक बात कही थी कि हम वफाकी हुकूमत की बात नहीं करेंगे इसलिए कि वहाँ आपके जो हमारे MNAs हैं वो बात बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर, जब सूबाई सिंध की हुकूमत पर तनकीद की जाएगी, जब सूबाई सिंध की हुकूमत की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कोताहियाँ हैं, वो उजागर की जाएंगी, तो सर हमारा मवाजना आप किससे करेंगे? हमारा मवाजना भारत के किसी शहर से तो होगा नहीं, ना अमेरिका के किसी शहर से होगा। हमारा मवाजना पाकिस्तान के दीगर सूबों से ही हो सकता है और उन सूबों से हमारा मवाजना कर लीजिए। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में अगर पर मिलियन की जो आबादी को हम ले लें तो सबसे ज़्यादा किसी सूबे में अगर हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में बिस्तर है तो वो सूबा सिंध में है। पंजाब हमसे बहुत पीछे है, KP हमसे बहुत पीछे है, बलूचिस्तान हमसे पीछे है, हमारी ये ज़्यादा है। सर, आज ये वेंटिलेटर्स की कमी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कमी है, लेकिन अगर वेंटिलेटर्स को भी अब पर मिलियन आबादी पे लेंगे तो सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा है। सर, अगर आप हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज की तादाद को लेंगे, पंजाब हमसे बहुत बड़ा सूबा है, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा है। सर, आज जब हम इस कोरोना से नबर्द आजमा है और हर चीज़ कोरोना की उसमें कहा जाता है कि जब हम कह रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा, भाई कोरोना तो आया 3 महीने पहले। कोरोना की तैयारी हम 12 साल पहले तो कर नहीं सकते थे।
3 महीने पहले कोरोना आया, उसके बाद जो हमने किया है उसका मवाजना करें दीगर सूबों के साथ। आज पूरे मुल्क में जो पर मिलियन आबादी पर टेस्ट हो रहे हैं, सूबा सिंध तमाम सूबों से आगे नहीं है, बहुत आगे है। हमारे 4,500 टेस्ट पर मिलियन बनते हैं, 4,500, और पंजाब के कोई 2400 हैं, मतलब तकरीबन आधे के लगभग है। और केपी तो बहुत नीचे, 1600-1700 के करीब वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई बेचारे कोशिश नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग तनकीद करते हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा मवाजना करें उन सूबों से जहां पर आपकी जमात की हुकूमत है। मैं पंजाब को भी छोड़ देता हूं, केपी में तो अब 7 सालों से बैठे, और पीटीआई की हुकूमत जो सबसे बड़ा क्रेडिट लेती है वो कहती है कि हमने हेल्थ सेक्टर में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत काम किया है। किया होगा, मुझे तो नहीं पता, दावा करते हैं किया होगा, लेकिन नजर तो नहीं आ रहा है। वहां जो हमारे इस वक्त रिकवरीज हैं सर कोरोना की, नंबर ऑफ पेशेंट सूबा सिंध में सबसे ज्यादा है, इसलिए कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, शायद इसलिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ रिकवरीज 50% हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 50% लोग हमारे इस वायरस से निकल आए, वो सेहतमंद हो गए हैं। पंजाब में ये 23.5% है, बलोचिस्तान में 36% है, केपी में ये 27%। अल्लाह करे वहां 100% हो जाए, अल्लाह करे 100% हो जाए। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जब हम तनकीद की जद में हैं, तो हमारे यहाँ रिकवरी सबसे ज्यादा है। सर शराय अमवात कोई फखर की बात नहीं है बताना, एक भी नहीं होनी चाहिए, 0% होना चाहिए ये। लेकिन चूंकि हम तनकीद की जद में हैं, हमारा मवाजना किया जा रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा में 4.3 है और सूबा सिंध में 1.7 है। अल्लाह करे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी 0 हो जाए, अल्लाह करे कि सूबा सिंध में भी 0 हो जाए, पंजाब में भी 0 हो जाए। लेकिन फैक्ट ये है, चूंकि ये फिगर्स जो हैं वो गलत नहीं बोलते, ये फिगर्स हैं सारे, और ये कोई कई में बातें नहीं कर रहा हूं सर हमारे पास जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसके जो बेड्स के नंबर्स हैं वो सबसे हाईएस्ट हैं, कोई सूबा हमारे करीब भी नहीं है। जो नंबर ऑफ बेड्स आइसोलेशन सेंटर्स में हैं वो हमारे हाईएस्ट हैं, कोई सूबा हमारे करीब भी नहीं है। सर हम बहुत आगे उनसे। ये हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हमारे सूबे के शहरियों का हम पर हक था और हमारा फर्ज था कि हम जितना कर सकते हैं हम उनके लिए करें, और हमने वो कोशिश की है कि हम वो किसी हद तक जाएं। सर यहां हमारे दोस्त ने कहा कि एनडीएमए ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी, उन्होंने कुछ ख्याल किया, हमें मास्क भेज दिए, ग्लव्स भेज दिए, सैनिटाइजर भेज दिए, पता नहीं कोई साबुन भेज दिए, कुछ और चीजें बता रहे थे, भेज दिए, बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी उनकी, उन्होंने कुछ किट्स भेज दी। लेकिन सवाल यह भी मैं कर सकता हूं, जब उठाया गया है तो साथ साथ अगर वो ये बता देते कि एनडीएमए को और हुकूमत पाकिस्तान को इमदाद की सूरत में, या उन्होंने जो खरीदा होगा, जो प्रोक्योरमेंट की होगी, उसकी तफसील क्या है। आपको जो इमदाद दुनिया से मिली है, कैश की सूरत में, सामान की सूरत में, टेस्टिंग किट्स की सूरत में, उसकी तफसीलात बताइए और फिर बताएं कि ये हमने सूबा सिंध को चीजें दी हैं। अगर हमने कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये चीजें मिली हैं, लेकिन वेंटिलेटर में एक भी नहीं मिला था। हो सकता है कुछ दिनों में कोई सुना था 10 आ रहे हैं वेंटिलेटर, 10 कुछ और चीजें आ रही थी। पीसीआर मशीन्स की बात की गई, जिस दिन उन्होंने कहा था कि नहीं मिला, उस दिन कोई भी नहीं मिली थी। लेकिन यह भी बहुत गलत रवैया है कि अगर एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान के लिए बना है, जो डिजास्टर्स के लिए बना है, जो पाकिस्तान के लोगों की इमदाद करने के लिए बना है, अगर वो सूबा सिंध को दे तो जता कर दे कि हमने आपको इतने लाख ये चीजें दे दी हैं। मुझे बताइए कभी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया यहां खड़े होकर के पंजाब को इतना दिया है, केपी को इतना दिया है? मैंने तो नहीं सुना, शायद कहा हो कहीं इन्होंने। थोड़ा सा रवैया ऐसा होना चाहिए कि महसूस हो कि हमें आप अपने आप से अलग नहीं समझ रहे हैं। वो अलग बात है कि वजीर आजम बलोचिस्तान गए, वजीर आजम पंजाब गए, वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा गए, लेकिन वजीर आजम साहब ने जरूरत महसूस नहीं की कि वो सूबा सिंध में जाएं और यहां जो लोग कोरोना से मुतासिर हैं उनका हाल अहवाल पूछें, यहां की हुकूमत से पूछें कि आप जो लोगों के लिए करना चाहते हो, क्या उसमें मेरी भी कोई मदद आपको दरकार है? यहां नहीं आए वो, शायद वो जीवी भी नहीं गए इसलिए कि वहां भी नून लीग की हुकूमत है।
कश्मीर में भी नहीं गए जहां पर शायद वजीर आजम नून लीग का है। तो ये तासुर वजीर आजम साहब की तरफ से जाना कि मैं सिर्फ उन हुकूमतों में उन वज़ीर-ए-आला के पास जाऊंगा जो मेरे या तो अपनी जमात के या मेरे इत्तेहादी हैं। इस तरह जब बहरान आते हैं कौमों पर, जब वबाएं आती हैं, तो ये रवैये जो हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हम काम कर रहे हैं, हम वजीर आजम के आने के मुंतजर नहीं हैं, लेकिन वो आ जाते हैं तो शायद उनकी अपनी इज्जत अफजाई होती, उनका नाम बढ़ता, वो कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी हुकूमत के पास भी गया जो मेरी अपोजिशन में है। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुनासिब नहीं समझा ये आना। यहां मैडम ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अरब का राशन पूछ लिया, फिर उन्होंने कहा आगे पीछे किया। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में पूछी गई बात पैमाना है इस बात की कि करप्शन हुई है कि नहीं हुई है, काम गलत हुआ कि सही हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वफाकी हुकूमत ने 500 अरब रुपए कोरोना के लिए कोई खर्च कर दिए। मैं नहीं कहता हूं सही है गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, जिस तरह हमसे 8 अरब का पूछा था, आपसे 500 अरब का पूछा था। अगर हम पर उठाया गया सवाल गलत था और वो करप्शन हुई थी 8 अरब की, तो मैं क्या पूछ सकता हूं जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस तरह तो 25 लाख रुपए पर पेशेंट जो है आप दे सकते हो कोरोना वाले को। लेकिन हमने ये सवाल नहीं पूछा, नहीं उठाया। हम ये समझते हैं कि अगर हम ये चीजें करते तो ये गैर जिम्मेदारी होती। ये वक्त ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हालात ऐसे नहीं है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। खुदा ना खास्ता ये पीआईए का तैयारा जब गिरा, ये अगर सूबा सिंध के इख्तियार में होते सारे, ये पीआई हमारे पास होता, सिविल एविएशन हमारे पास होती, क्या तूफान बदतमीजी होता यहां पर। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। हम ये समझते हैं कि हालात ऐसे नहीं है। ये जो चीनी की कमीशन बना, जिसकी रिपोर्ट आई, जिसमें वजीर आजम साहब के ऊपर वो कमीशन खुद कह रहा है कि वजीर आजम जिम्मेदार है, उनके जो प्लानिंग के वजीर हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके जो फाइनेंस के एडवाइजर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो रजाक दाऊद उनके एडवाइजर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर जिम्मेदारी है। मैंने नहीं कहा, कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, लिखा हुआ है उसके अंदर। अगर ये सूबा सिंध की हुकूमत के मुतालिक होता तो क्या तूफान बदतमीजी होती। हमने इस पर भी इतनी बात नहीं की। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि हम अपना फोकस रखें सिर्फ कोरोना के ऊपर। मैडम, आज मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि जब यहां पर वफाकी वज़रा को छोड़ा गया कि तुम जाओ और यहां पर जाकर तहस और नहस कर दो सिंध हुकूमत को, और जो ये लोगों की खिदमत कर रही है उनको परेशान करो, डिस्टर्ब करो, ना करें तो इल्जाम लगाओ। जब वो आ गए, मैंने और शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 घंटा पहले हमने तय किया और सीएम साहब से छुप कर हम निकले। सीएम साहब को बताए बगैर हम निकले, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब हमें बोलने नहीं देते थे। मैंने कई दफा कहा कि ये फजूल की बकवास करते हैं, मैं जवाब देने दें। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, हमने जवाब नहीं देना, हम अपना काम करेंगे, हम कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे, हम अपनी कोशिशें करेंगे, हम लोगों को बचाएंगे, आपको जरूरत नहीं जवाब देने की। हमने छुप कर वो जाकर 1 घंटे में मैंने शाह साहब को कहा यार ये तो बहुत हो गया, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, हम चुप करके बैठे, चले हम चल के बात करते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को की 1 घंटे के नोटिस पे, और उसके बाद कभी कभी हम ज़ाहिर पॉलिटिकल वर्कर हूं, जवाब देना पड़ता है, कर देते हैं। लेकिन जिस मौके पर पूरी कौम को एक होना चाहिए, मैं अप्रिशिएट करता हूं एमक्यूएम के रवैये को। एमक्यूएम ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हालांकि इनके साथ हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उन्होंने। ठीक है, तनकीद का उन्होंने कहा कि उन्होंने की भी तनकीद, हम पर गंद नहीं किया, वो चले गए। हलीम आदिल शेख साहब कल यहाँ एक बात कहती, मैं बड़ा महसूस हुआ उस बात से। यहां से जब आवाज उठी उन्होंने कहा तुम गंद मत करो, हम तुमसे ज्यादा गंद करेंगे। मैं कहने लगा हूं कि मैं मानता हूं इस बात को। यहां से जब आवाज उठी उन्होंने कहा तुम गंद मत करो, हम तुमसे ज्यादा गंद करेंगे। मैं कहने लगा हूं कि मैं मानता हूं इस बात को कि आप गंद कर सकते हैं, और एक ही चीज है जो आप कर सकते हैं, आप गंद करने में एक्सपर्ट हैं, और यही टास्क आपको दिया गया है कि डिस्टर्ब करो, खत्म। इन्होंने नाम नहीं लिया शाह साहब ने, मेरा ख्याल था वो बैठे हुए तो नाम ले लेना चाहिए था। ये सक्खर में जो फसाद हुआ था वो सारी कॉल्स हैं, हलीम आदिल शेख में फोन करके इंसाइट करता था लोगों को कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। इन हालात में जब लोग मर रहे हैं कोरोना से, हम लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां ये चीजें हो रही है। ख्वाजा साहब चले गए, कल एक बात उन्होंने और कही थी। उन्होंने कहा कि ये तलात हैं कि हॉस्पिटल्स वाले लोगों को कहते हैं अगर अपनी लाश छोड़ो और हम उसको कोरोना में डाल दें तो हम तुम्हें इतने लाख दे देंगे।
कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है। अगर सहारम बन्नी ने कही, किसी ने, इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। मेरा ख्याल है कि किसी, और ख्वाजा साहब बहुत समझदार आदमी है, मैं कोई इनको ऐसा नहीं, मतलब समझदार आदमी है। अगर ख्वाजा इजहार जैसा समझदार आदमी इस बात को जो गलत है इस फोरम पे खड़े होकर कहेगा, तो मैं समझता हूं गलत मैसेज आता है। मैडम, पता नहीं कितने लोगों ने बात की होगी, लेकिन एक मैंने वीडियो क्लिप जरूर देखा इस किस्म का, जिसमें एक लड़का ये कह रहा था कि मेरी मां की लाश नहीं दे रहे। तो किनका कह रहा था? इंडस हॉस्पिटल का, जिसकी ख्वाजा इजहार साहब तारीफें कर रहे थे। और सही काम करते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उनके मुतालिक बात की, मैंने थोड़ी सी उसकी तहकीक की और ऑफिशियली भी कर रहे हैं। जो खातून उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, मैं उसको भी जानता हूं, तहकीकात की तो उस तक भी पहुंचा हूं। उसको, खातून को एक सियासी जमात के लोग पैसे देते हैं इस किस्म की वीडियोस रिकॉर्ड करवाने के लिए, ताकि हम ये चलाएं और क्या, सिंध हुकूमत को खराब करें। इसलिए कि हम कोरोना पे अच्छा काम कर रहे हैं, वाह वाह हो रही है, तो खराब कैसे करें? कि ये एक नया एक स्कैंडल कि जी वो जो है लाशें भी जो है लोग नहीं दे रहे और पैसों की ऑफर कर रहे हैं कि कोरोना में दे रहे हैं। ये चीजें देखें, हमारी बहुत कोताहियां होंगी, बहुत गलतियां होंगी, आप सारी इल्जाम लगाते हो, सही लगाते होगे, लेकिन आज हम हुकूमत में हैं, ये आपको मानना चाहिए। आज जब कोरोना हमारे सर पे आया है तो हमने उसका सामना करना है, हम ही कर सकते हैं, इसलिए कि हम हुकूमत में हैं। किसी सूबे में मुझे बताइए आप, किसी सूबे में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में और इवन इस्लामाबाद में, किसी ऑपोजिशन के आदमी ने ट्रांसपोर्टर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चलो चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो हंगामा देखो कैसे तुम्हारी ट्रांसपोर्ट नहीं खुलती है? किसी सूबे में ऑपोजिशन के किसी आदमी ने ताजरों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा हो कि चलो तुम खोलो दुकानें, देखता हूं कैसे तुम्हारी दुकानें बंद होती हैं? जिस दिन यहां कराची में जबरदस्ती दुकानें खुलवाई गई, जिनका कल वो जिक्र कर रहे थे कि हमने पकड़ लिया, तो भाई कानून तोड़ेंगे तो पकड़ा ना। कभी आप कहते हो कानून गरीब के लिए होता है, कल आप कहते टब्बा को क्यों पकड़ा भाई? वो मोहम्मद अली टब्बा सबका दोस्त है, मेरा भी जानने वाला है, इनका भी जानने वाला है। अगर हम ये पिक एंड चूज करते तो छोड़ देते। अगर कानून की खिलाफ वर्जी वो मोटरसाइकिल वाला बंदा करे, उसको तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा आदमी करे तो ना पूछे। जिस चीज पे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को नहीं छोड़ा, कोई होगी जाति किसी के साथ जाहिर है हो जाती उन्हें भी, लेकिन हमने सख्ती से कोशिश की कि अमल दरामद कराएं। जिस दिन मैडम कराची में दुकानें खुलवाई जा रही थी हमारे इन दोस्तों की जानिब से उनको शे देके, उसी दिन पेशावर में जब दुकानें खोलने की कोशिश की गई तो पेशावर की पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की, दुकान वालों के ऊपर, उसी दिन। देखें, अगर आपकी पार्टी का ये प्लान है, ये मंसूबा है कि नहीं बाजार खुलने चाहिए, तो फिर पंजाब में भी खुलवा दे, पेशावर में भी खुलवा देते। फिर उसके बाद हमें कहते हैं ना कि हमारे तो पूरा मुल्क खोल दिया, आपने क्यों बंद किया हुआ? फैसले एक होते हैं और यहां आपका मौक़िफ़ कुछ और होता है, पंजाब में आपका मौक़िफ़ कुछ और होता है, केपी में आपका मौक़िफ़ कुछ और होता है। ये चीजें जो है मुनासिब नहीं है। मैं ये नासिर शाह साहब ने बात कर दी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, बहरहाल वो सिंध वाहिद सूबा है जहाँ ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है, बाकी जगह हर जगह लपेट दिया गया है। और मेयर भी इस्लामाबाद वाला जो है वो कोर्ट से बहाल हो गया है, वरना उसको भी फारिग कर दिया गया था। यहाँ मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि वजीर हवाबाजी है, और वो इसलिए कहा कि मैंने शायद PIA के उन मजलूमों के लिए बात कर ली थी। खुद तो अल्लाह ने तौफीक नहीं दी इनको, मैंने कर ली तो मेरे ऊपर ही तनकीद हो गई कि मैंने क्यों कर ली। भाई हमारे शहर में जहाज गिरा, लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मेरी राय गलत हो सकती है, आपकी राय सही हो सकती है, लेकिन मुझे मेरी राय का इजहार करने से हम कैसे रोक सकते हैं? और मैं एक बात बता दूं, जिसके पास तालीम होती है ना, वो हर चीज पे बात कर सकता है। तो मैं हवाबाजी पे भी बात कर सकता हूँ, आपकी शुगर स्कैंडल पे भी बात कर सकता हूँ, आपके वजीरों की और जो कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर भी बात कर सकता हूँ। तो मुझे कोई आपसे पूछने या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं किस इशू पे बात करूँ या किस इशू पे बात ना करूँ। हमारी एक बहन यहाँ कह रही थी कि वजीर सारे ये नालायक के नाइलिम सारे, माशाल्लाह। हम ही में से किसी वजीर ने कहा था कि जापान और चीन का जो बॉर्डर है ना वो एक मिलता है, जर्मनी का, सॉरी, हाँ, जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिलता है। हमारे किसी नालायक वजीर ने कहा था शायद यहाँ से। और हम में से किसी नालायक वजीर ने यह भी कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तो तारीख में मिलता ही नहीं। और हमारे ही किसी नालायक वजीर ने यह भी यहां से कहा था कि चीन ने रोशनी की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बना ली है। हम में से किसी नालायक वजीर ने कहा। सर हम में से ही
किसी नालायक वजीर ने कल ये भी कहा कि 15 रुपए किलो में खरीद लूंगा तुमसे ये लोकस्ट, ये पकड़ते रहो। हम भी नालायक है सर, हम थोड़ी, मैं कह रहा हूँ बाकी सारे लायक है सर। सर हम नालायक लोग हैं सर। सर मैं जो ये 1200 अरब रुपए का कह रहा था, मैं ज़्यादा तफसील में जाऊँगा, सरसरी बताऊँगा सर। सर 1200 अरब रुपए में मज़े की बात है 100 अरब रुपए वो भी शामिल हैं जो एक्सपोर्टर्स का रिफंड वापस किया गया, जो वैसे ही करना होता है, उनका पैसा होता है, वो भी इसके अंदर शामिल है। वफाकी हुकूमत जो गंदुम खरीदती है, हर साल खरीदती है, उसके पैसे रखे होते हैं कि गंदुम खरीदी है, वो भी इस 1200 के अंदर शामिल है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा जो बजटेड है, जो बजट में पहले ही मौजूद है, अगर ये विबा ना भी आती तब भी ये देते, वो भी इसके अंदर शामिल है। और पता नहीं कितनी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। और जो IMF की रिपोर्ट है उसके अंदर जो गालिबन 1.2% ऑफ GDP बताया गया इस पैकेज को, तो अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो 500-600 रुपए के करीब बनता है, ज़्यादा बनता नहीं है। बहरहाल अच्छी बात है, दिया है, देना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को ज़रूरत है। लेकिन ये 100 अरब रुपए जो रिफंड में दिए गए कई सालों से पड़े थे, अगर ये 100 अरब भी इस मुल्क के गरीबों को दे देते, हेल्थ सेक्टर पे लगा देते, कुछ और काम कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। चूंकि जिनको आपने दिया है कारोबार तो बंद था, उनके पैसे घरों में पड़े, अकाउंट्स में पड़े, उसका पाकिस्तान की मईशत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और हमारी मईशत जो खान साहब कह रहे थे कि लॉकडाउन की तरफ से बैठ गई है, सर लॉकडाउन तो हुआ है मार्च में, कोरोना आया है फरवरी में, आप उससे पहले मईशत काल देखने गया था। पिछले साल जो उन्होंने GDP ग्रोथ 3.3% बताई, वो एक्चुअली 1.9% है, जो अभी सारी चीज़ आ गई सामने, 1.9% है। और इस साल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 68 साल के बाद आपकी जो GDP ग्रोथ नेगेटिव होने जा रही है और बहुत ही बुरी होने जा रही है। ये माशाल्लाह इनके जो ज़बरदस्त माहिर लोग बैठे हैं उन्होंने किया। मुझे सर बड़ी खुशी हुई कि ऑपोजिशन के बहुत सारे दोस्तों ने डॉक्टर्स के इशू पे बात की सर, बहुत खुशी, पहली मरतबा कम से कम, इसलिए कि उन डॉक्टर्स ने सिंध हुकूमत को थोड़ा बुरा भला कह दिया था। लेकिन जब इसी मुल्क के बहुत मारूफ डॉक्टरों ने कोरोना को बुरा भला कहा था तो ये उन डॉक्टरों के पीछे पड़ गए थे। इसका मतलब ये है कि इनके नजर में जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सबसे बड़ा टारगेट है, वो कोरोना नहीं है, सिंध हुकूमत है। ये कहते हैं कोरोना से निपट लेंगे, वो तो आनी जानी चीज है, पहले सिंध हुकूमत से निपटो। ये सोच गलत है। जिन डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले की थी वो उस मुल्क के बड़े मारूफ नाम थे। डॉक्टर साद नियाज बेचारे खुद कोरोना का शिकार हो गए, जो उसमें कह रहे थे। डॉक्टर नुसरत जो बेचारी रो के वहां कह रही थी, वो खुद कोरोना का शिकार हुई, लेकिन उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, उनको बुरा भला कहा गया। लेकिन आज चूंकि कुछ डॉक्टरों ने बेचारों ने सवाल उठाए, कुछ उन्होंने डिमांड्स की हैं, हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी जायज़ तमाम डिमांड्स पूरी करें, इसलिए कि हमें इस बात का एहसास है कि डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। हमें इनके ऊपर इन्वेस्ट करना है, हमने इनका हौसला बढ़ाना है, हमने इनकी हिम्मत बढ़ानी है ताकि वो अपने काम करते रहें, अपनी खिदमत अंजाम देते रहें। और मुझे उम्मीद है कि CM साहब उनके जो भी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करेंगे। सर यहाँ एक सर और बड़ी दिलचस्प बात है, वैसे बड़ी अभी रिसेंटली भी हुई है, ये चीनी वाले इसके साथ ही निकल आती है कि सर आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले शायद, इस मुल्क में दवाओं की कीमतें बढ़ गई और वो काबीना ने बढ़ाई जब शोर मचा, वजीर आजम साहब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पता नहीं क्या हुआ तहकीकात का, मुझे नहीं पता, लेकिन हुक्म दे दिया, खुद ही फैसला किया, खुद ही हुक्म दे दिया। फिर उसके बाद 2 मरतबा गैस की कीमतें बढ़ी, पहले ECC ने फैसला किया, उसके बाद काबीना ने फैसला किया, और उस पर भी फिर जब शोर मचा फिर तहकीकात का हुक्म दे दिया। पता नहीं कहाँ की रिपोर्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन तहकीकात का हुक्म दिया। सर अभी भारत से कुछ हमारी चीज़ें आती हैं जो दवाइयों के इस्तेमाल में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक बहरहाल काबीना में डिस्कस हुआ, काबीना ने कमेटी बना दी, कमेटी ने फैसला कर दिया, SRO हो गया, सब कुछ हो गया। जब वो चीज़ें हो गई फिर शोर मचा, फिर वज़ीर आज़म साहब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिस तरह ये चीनी जो महंगी हुई उसका फैसला ECC ने किया, वज़ीर आज़म साहब ने किया, काबीना ने किया, और उसके बाद चीनी महंगी हो गई, फिर तहकीकात का हुक्म दे दिया। फिर तहकीकात में यह कहा गया कि जो चीनी की कीमत बढ़ी है
वो एक्सपोर्ट करने की वजह से बढ़ी है। अगर एक्सपोर्ट ना होती तो चीनी ना बढ़ती। पाकिस्तान के लोगों की जेबों से 300 अरब रुपए से जायद पैसे निकल गए, उसका जिक्र नहीं है उसके अंदर। अब वो पकड़ने लगे हैं, शहबाज शरीफ को भी पकड़ो तो मुराद अली शाह को भी पकड़ो तो इसको भी पकड़ो तो उसको भी पकड़ो, ताकि एक खिचड़ी पका दें ताकि अपने जो इनके अंदर इनके एटीएम हैं वो बच जाए किसी तरह से। बहरहाल ये जो रिपोर्ट है कमीशन की, ये मेरी बात लिख लें सर कहीं, ये इमरान खान को नैब में लेकर जाएगी। और ये मेरे दोस्त वो चले गए जो कह रहे थे कि हमारे राशन पे नैब हमसे पूछेगी। इनको पता नहीं किसने बता दिया, सुना आजकल जो डीजी लगे हुए इनके रिश्तेदार हैं, लेकिन हमसे तो नैब उस पर पूछेगी राशन पे, जिसकी अभी कोई तहकीकात नहीं है। चले गए हसनैन मिर्जा साहब चले गए, लेकिन इनके ऊपर खुद रेफरेंस है नैब का। कोई 60 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में गए। ये अलग बात है, हमारा आदमी होता तो जेल में होता। खुर्शी शाह के ऊपर कुछ भी नहीं है, बेचारा जेल में पड़ा हुआ है, इनके ऊपर रेफरेंस है, लेकिन बाहर पढ़ रहे हैं, जमानत भी शायद नहीं कराई इन्होंने, असेंबली बैठे, कोई नहीं पूछने वाली। ये इस मुल्क का एहतसाब है और ये उसका पैमाना है। सर एक मजे की बात आखिर में बस ये शेयर करके फिर अपने इस पर आ जाता हूँ, कुछ चीज़ें जल्दी खत्म करता हूँ। सर ये डेट जरा याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2019 को ये पता चला कि चाइना में एक अजीब सा मर्ज आ गया है जिसमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। 31 दिसंबर को सर 7 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि ये एक नया वायरस है जिसको उन्होंने कोविड-19 और कोरोना वायरस कहा कि ये वो है जिसकी वजह से चाइना में लोग मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। 13 जनवरी को सर 11 जनवरी को चीन में पहला आदमी था इस मर्ज की वजह से हलाक हो गया। अब हमारे यहाँ एक सुपर डुपर किस्म के सीएम साहब हैं सर, बोजदार साहब। सर वो कहते हैं कि 3 जनवरी को हमने कोरोना से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। उस वक्त तक कोरोना का नाम ही नहीं तय हुआ था। कहते हैं कि 3 जनवरी को हमने कोरोना से लड़ने का काम भी शुरू कर दिया था, महकमा हेल्थ में कंट्रोल सेंटर बना दिया था और काबीना की एक कमेटी बना दी थी मतलब अभी तक उस मर्ज का पता नहीं चला था दुनिया को कि ये मर्ज है क्या। और हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बना दी, कंट्रोल रूम बना दिया और तैयारियां शुरू कर दी माशाल्लाह। और फिर बाद में एक मीटिंग में पूछा कि कोरोना काटता कैसे। बहरहाल खैर वो उनकी अपनी मर्जी है। सर ये अब तनकीद अगर हम पे करें तो बहुत अजीब सा लगता है मुझे कि लॉकडाउन सर जिस तरह हुआ सबको पता है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कंफ्यूजन की बात है उस पर सर कल एक रात प्रोग्राम था टीवी पे, उस पर मैं भी था, अली मोहम्मद खान भी था। अली मोहम्मद खान ने एंकर को कहा कि देखो मैं एक बात करने जा रहा हूं लेकिन मुझसे वादा करो तुम हंसोगे नहीं। उसने कहा अच्छा नहीं हंसूंगा। तो कहता है देखो मैं अब आपको बता रहा हूं कि इस मुल्क में एक ही आदमी है जो कोरोना को बड़ी संजीदगी से ले रहा है और कंफ्यूजन उसमें नहीं है, वो वजीर आज़म इमरान खान है। तो उसने कहा कि आप मुझसे ये क्यों कह रहे हो कि हंसना नहीं। अली मोहम्मद खान जो उनका वफाकी वजीर है उसको भी पता था कि मैं मजाक करने जा रहा हूं। ये सब कल रात की बात है, ये ठीक चल रहा है कि मतलब इनके वफाकी वजीर को पता है कि हमारा वजीर आजम कितना इसमें संजीदा है और कितना क्लियर है इसके अंदर। सर मुख्तलिफ मौक़ों पर वजीर आजम साहब ने कौम से खिताब फरमाया और उन्होंने लॉकडाउन की बुराइयां गिनवाई और कहा कि नहीं होना चाहिए, बहरहाल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। लेकिन 14 तारीख को लॉकडाउन में इजाफा होता है, पहली अप्रैल को इजाफा होता है, फिर 14 अप्रैल को इजाफा होता है। असद उमर साहब आके बताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। वजीर आजम साहब ने 14 अप्रैल को भी तारीफ की कि जी इसलिए हमारे यहाँ केसेस कम हैं, अमवात कम है कि हमने वक्त पर लॉकडाउन किया और बहुत पहले कर दिया। ये वजीर आजम ने कहा सर। उसके बाद सर उन्होंने 3 अप्रैल को भी ये जिक्र किया कि जी लॉकडाउन की वजह से बहुत हमें फायदा हुआ है, अमवात कम हो गई, केसेस कम हो गए। सर पर 30 अप्रैल बड़ी जबरदस्त डेट है। 30 अप्रैल की सुबह कोई 11-12 बजे वजीर आजम एक तकरीर से खिताब करते हुए कहते हैं कि अशराफिया ने जो है अपने फायदे के लिए इस मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया। अशराफिया ने, बोजदार भी अशराफिया है, महमूद खान भी अशराफिया है,
अब पता नहीं और किस किस को कह रहे हैं, DGISPR ने भी ऐलान किया था जब ये हो रहा था, पता नहीं उसको कह रहे हैं, पराती मुराद अली शाह को कह रहे हैं, पता नहीं अपने इस्लामाबाद में जो लगा था लॉकडाउन पता नहीं किसने लगाया था उसको कह रहे हैं। लेकिन उसी दिन 30 अप्रैल को फिर उस तकरीर के कोई 3-4 घंटे के बाद दोबारा आकर बैठ के कहते हैं कि देखें हमने जो लॉकडाउन लगाया था उसकी वजह से हमारे अमवात बड़ी कम हुई है और हमारे यहाँ केसेस बड़े कम हैं। सर ये जो माशाल्लाह इस किस्म की क्लैरिटी है विजन की, वो दुनिया में आपको कहां मिलेगी सर? और शिकार हम हैं कि जी हम कंफ्यूज हैं, हम गलत फैसले कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती की गई सिर्फ इसलिए कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की वाह क्यों हो रही है। सर मैं आपके जरिए जो लोग देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूं, खुदा के वास्ते सिंध हुकूमत की तारीफ करना बंद करें, हमारी बुराइयां करें, हमें बुरा भला कहें, हमें बिल्कुल नालायक नाअहल जो मर्जी कहना कहें, लेकिन कम से कम इतना कहें कि इन ऊपर के हुक्मरानों को तसल्ली हो जाए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वाह नहीं हो रही, तो कम से कम वो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कोई कोशिश ना कर सके। हमारी बुग्ज में, हमारी नाराजगी में, हमारे मुखालफत में आके हमारे शहरियों को कोरोना के आगे मुसीबत में मत डालें सर। और बदकिस्मती से शायद ऐसा हो चुका है। सर मैं बस बात अपनी ख़त्म करने से पहले एजुकेशन पे कुछ सवालात उठाए गए वो मैं कर लेता हूं, लेकिन साथ साथ मैं ये बता दूं कि वेंटिलेटर की कमी का बात की गई। कल के अखबार में ये खबर थी कि पंजाब के 82% THQs में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, एक भी नहीं। और कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट, ये खुद पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट थी जो अब मैं बताने जा रहा हूं, कि पंजाब के मुख्तलिफ जो मेडिकल यूनिट्स हैं मुख्तलिफ सतहों के 87% यूनिट्स में कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन लगाई जाती है वो नहीं है। ये पंजाब की स्पेशल ब्रांच से पंजाब की हुकूमत ने रिपोर्ट बनवाई थी जिसमें ये कहा गया जो सबमिट की गई। सर यहाँ हमारी वो बहन बहुत पॉजिटिव स्पीच भी उनकी अच्छी थी और हमेशा वो अच्छा अपना इनपुट देती हैं, राबिया असफर साहिबा, उन्होंने कुछ सवाल तो उठाए थे, मैं समझता हूँ कि उसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। कि सर जैसे ही ये कोरोना का इशू हुआ तो हमने स्कूल्स फौरी तौर पर बंद किए और पहले 2 दिन के लिए किए, फिर 15 दिन के लिए किए, फिर वो एक्सटेंड होता गया और अब तक बंद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सिंध वाहिद सूबा है जिसने तमाम तालीमी फैसले ना मैंने अकेले बैठ के किए, ना CM साहब ने अकेले बैठ के किए, हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं वहाँ कंसल्टेशन के साथ किए। और कभी कभी फिर हमें कैबिनेट में भी चीज़ें ले जानी पड़ी और कैबिनेट के अप्रूवल से हमने फैसले किए। तो जितने फैसले हुए अल्लाह का शुक्र है उसमें एक पूरी कंप्रीहेंसिव किस्म की मशावरत शामिल थी और उसके बाद वो फैसले हुए। और ये भी हुआ कि जब हमने मार्च में अपना पूरा एकेडमिक प्लान अनाउंस किया तो बाकी तमाम सूबों ने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद उसको फॉलो किया। सर इस मरतबा भी वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान किया कि 15 जुलाई तक स्कूल नहीं खुलेंगे, आगे कुछ नहीं था। हम आज भी इस प्रोसेस में हैं कि कंप्रीहेंसिव एक एकेडमिक प्लान दें और जो बच्चों को प्रमोट करने की पॉलिसी बनाई गई है वो भी हमने बहुत तो नहीं लेकिन किसी हद तक मुख्तलिफ बनाई है दीगर सूबों से, और उसके भी बहुत रीजंस हैं, हमने बहुत मशवरत करने के बाद बनाई। सर हमें इस बात का एहसास है कि बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और बच्चों का स्कूल जाना जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। सर स्कूल जाके फिजिकली क्लास में बैठ के तालीम हासिल करने का नेमुल बदल कोई हमारे पास फिलवक्त नहीं है। हम जो भी इंतजामात कर रहे हैं वो किसी हद तक कुछ कनेक्टिविटी बच्चों की और तालीम के दरमियान बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमने एक डिजिटल क्लासरूम्स का सिलसिला शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से, और वो क्लास 6 से लेके 12वीं तक के लिए है। और उसमें हमने 75 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं उनको ट्रेन किया है जो तकरीबन हर ज़िले से जिनका ताल्लुक़ है, और वो हमने फिर आगे वो टीचर्स को ट्रेन करेंगे। और मुख्तलिफ स्कूल्स में हमने ये काम शुरू कर दिया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, लेकिन ये हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर हमने एक ऐप लॉन्च की थी अभी कुछ हफ्ते पहले, शायद गालिबन 2 हफ्ते हुए होंगे इस बात को, जो KG क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए थी, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है और उर्दू है। और ये इसमें हम सिंधी भी ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स तीनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी बच्चा पढ़ सकता है, सिंधी में भी पढ़ सकता है
उर्दू में भी पढ़ सकता है। और अच्छी बात यह है कि अभी तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर कोई 5000 डाउनलोड्स ये हो चुके हैं। 13,000 मरतबा इसको ऐप को बच्चों ने पढ़ा है। 28,000 वीडियो जो हैं वो देखी जा चुकी हैं इस पर। 4,500 क्विज उसके अंदर हैं, बच्चों ने उस पर अटैम्प्ट किया है। और 76% इसमें यूज़र जो थे वो बच्चे लड़के थे और 24% जो हैं वो बच्चियाँ थीं। इसके साथ साथ इसमें जो ताउन हमें था वो सबक फाउंडेशन का था और उनके ताउन से हम एक और वेबसाइट भी उसको हमने लिंक किया हुआ है अपने इसी के साथ, जो ग्रेड 6 से लेके 12 तक की है। हम टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सर एक प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन $2,000 पर टीचर पे आएंगे। ये डोनर्स का है, पैसा इसमें सिंध हुकूमत का नहीं है। इस पर 2,500 जो टीचर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनको वो करवा रहे हैं अभी तक जी। हम सर मज़ीद इस पर केबल टीवी के ज़रिए चैनल इंट्रोड्यूस कराने पे काम कर रहे हैं। हम FM रेडियो पर काम कर रहे हैं और हम मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के साथ राब्ते में हैं ताकि जो नेटवर्क कई जगहों पर अवेलेबल नहीं है उसकी एक्सेस को बढ़ाया जा सके, ताकि ऑनलाइन तालीम जितनी मैक्सिमम हम पहुंचा सकें उसको हम ले जाएं आगे। इस पर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने सर कंप्लेंट सेल बनाया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी बनाया, लेबर डिपार्टमेंट का भी बनाया और इसमें मुस्तकिल शिकायत आती रहीं। शुरू में वो कम थी, हमने उनको एड्रेस किया और बहुत सारे मसाइल हमने हल भी किए हैं। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि टीचर्स के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वहाँ पर ये इशूज़ हैं। इसमें इसीलिए हम बार बार गुजारिश करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो अपने बच्चों की फ़ीसें स्कूलों में जमा करवाएं ताकि वहाँ के टीचर्स अपनी नौकरियों पर रह सकें और जो स्कूल हैं वो भी बरकरार रहें। अदरवाइज स्कूल बहुत सारे बंद हो जाएंगे और उसका नुकसान भी अल्टीमेटली फिर बच्चों को होगा। हमने 20% डिडक्शन किया था फीस में, 2 मरतबा अदालत में चैलेंज हुआ, स्टे हुआ, वो केस आज भी चल रहा है, लेकिन बहरहाल अदालत ने वो स्टे ऑर्डर ख़त्म किया और 20% डिस्काउंट जो था वो बच्चों को मिला है। इसमें इसके अलावा सर लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो सोशल सिक्योरिटी का महकमा है हमारे अपने हॉस्पिटल्स में है, तो हमने सर 25 वेंटिलेटर खुद प्रोक्योर कर लिए हैं, मजीद हम कर रहे हैं और वो भी ज़ाहिर है कि कराची के शहरियों के लिए भी इंस्टॉलेशन उनकी हो रही है और कुछ दिनों में वो तैयार हो जाएंगे और ये सहूलत भी मिल जाएगी उनको। बाकी इम्तियाज़ शेख साहब बता चुके हैं वो स्कूल्स के मुतालिक कुछ अबंडेंट स्कूल्स हैं जिनमें ये जाके तस्वीर और वीडियोज़ बना के ला के दिखाते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जिस इलाके में ये जाएँ और वहाँ अगर किसी स्कूल में गधा और भैंस और घोड़ा नज़र आ जाता है तो किसी से पूछ लें कि यहाँ बराबर में अगर कोई और स्कूल है तो वो भी देख लें। क्योंकि जिस स्कूल में उन्होंने दिखाया था अबंडेड स्कूल था जिसमें भैंसें दिखाई थी, उसके कुछ कदम के फासले पर एक और बहुत बड़ा स्कूल बना हुआ है जिसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। तो अगर बच्चों की तालीम के लिए उसी मोहल्ले में उसी इलाके में एक अच्छा स्कूल मौजूद है तो उसको तो आप छोड़ देते हैं और सिर्फ एक स्कूल जो अबंडेड स्कूल पड़ा हुआ है जो बंद पड़ा है पता नहीं कितनी दहाइयों से, उसको आप जाके दिखा देते हैं। तो ये कोई अच्छा मैसेज जो है बच्चों को नहीं दिया जाता। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने शायद 2-4 मिनट आपको ज़्यादा थैंक यू सर। सर लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो सोशल सिक्योरिटी का महकमा है हमारे अपने हॉस्पिटल्स में है, तो हमने सर 25 वेंटिलेटर खुद प्रोक्योर कर लिए हैं, मजीद हम कर रहे हैं और वो भी ज़ाहिर है कि कराची के शहरियों के लिए इंस्टॉलेशन उनकी हो रही है और कुछ दिनों में वो तैयार हो जाएंगे और ये सहूलत भी मिल जाएगी उनको। बाकी इम्तियाज़ शेख साहब बता चुके हैं वो स्कूल से मुतल्लिक कुछ अबंडेंट स्कूल्स हैं जिनमें ये जाके तस्वीर और वीडियोज़ बना के दिखाते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जिस इलाके में ये जाएँ और वहाँ अगर किसी स्कूल में गधा और भैंस और घोड़ा रहता है तो किसी से पूछ लें कि यहाँ बराबर में अगर कोई और स्कूल है तो वो भी देख लें। क्योंकि जिस स्कूल में उन्होंने दिखाया था अबंडेड स्कूल था जो भैंसें दिखाई थी, उसके कुछ कदम के फासले पर एक और बहुत बड़ा स्कूल बना हुआ है जिसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। तो अगर बच्चों की तालीम के लिए उसी मोहल्ले में उसी इलाके में एक अच्छा स्कूल मौजूद है तो उसको तो आप छोड़ देते हैं और सिर्फ एक स्कूल जो अबंडेड स्कूल पड़ा हुआ है जो बंद पड़ा है पता नहीं कितनी दहाइयों से, उसको आप जाके दिखा देते हैं। तो ये कोई अच्छा मैसेज जो है बच्चों को नहीं दिया जाता। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने शायद 2-4 मिनट आपको ज़्यादा ली, थैंक यू सर।